नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक है अपने व्यक्तित्व को केंद्रित करें। जर्मन कवि गेटे ने कहा कि तू जहां भी है पूरी तरह वहीं का होकर रह। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह एक ऐसा महामंत्र है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप जिस काम को भी अपने हाथ में लें उसे एक बार में ही समाप्त कर दें। जो काम आपके हाथ में है उसमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को केंद्रित कर दें। यह चिंता ना करें कि उसका परिणाम क्या होगा। किसी भी काम को पूर्ण निष्ठा से करें, परंतु काम संपन्न होने पर परिणाम के लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार का पश्चाताप ना करें। सुप्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी ने जीवन में सफलता की बहुत पुस्तकें लिखी हैं। नवयुवकों के असफल होने का कारण बतलाते हुए उन्होंने लिखा कि वे व्यापार में इसलिए असफल होते हैं कि वे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। क्या आपको बता सकते हैं कि उस प्रत्येक व्यक्ति ने जिसने उन्नति की है, जो महान बना है, तथा उस प्रत्येक व्यक्ति ने जिसने सफलता प्राप्त की है, क्या उसने अपनी सभी शक्तियों को एक ही दिशा में प्रेरित नहीं किया होगा? पूरी तरह ध्यान दिए बिना किसी भी कार्य को करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः यही उचित है कि जिस समय आप किसी काम को कर रहे हो उस समय उस काम में ही अपने ध्यान को पूर्णतः केंद्रित कर दें। आज के युग में जो व्यक्ति अपने प्रयत्नों को इधर उधर बिखेरता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। असफलताओं के कारण इन कारणों में से एक है व्यक्ति की मानसिकता चंचलता होती है। 20वीं सदी के इस अत्यधिक उन्नत युग में अस्थिर उद्देश्य और डगमगाते हुए ध्येय के लिए कोई स्थान नहीं है। गलत दिशा में किया गया प्रयत्न अपनी शक्तियों को नष्ट करने के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सारी उम्र काम करता रहे परंतु उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए विफलता ही मिलेगी। यह बात बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बच्चे अपने खिलौने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। इसमें गाड़ी की तरह भाप निकलती रहती है। किसी इंसान के पास एक नौकर था जो खेत में हल चला रहा था। किसान ने उसे टोकते हुए कहा कि देखो, इस प्रकार काम नहीं चलेगा, तुम्हारा हल टेढ़ी दिशा में चल रहा है। इन लकीरों में पैदा हुई फसल किसी भी काम की नहीं है। वह देखो, सामने गाय खड़ी है, अपनी दृष्टि उस पर जमाए रखो और सीधा हल चलाओ। नौकर ने हामी भर दी और पुनः हल चलाना प्रारंभ कर दिया। 10-15 मिनट बाद किसान किसी काम से लौट कर आया था। उसने देखा कि हल तो सारे खेत में गोल चक्र में चला हुआ है। उसने आवाज़ लगाई और नौकर से कहा, अरे रुको, ये तुमने क्या कर दिया? नौकर बोला, श्रीमान जी विश्वास कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार काम किया है। मैंने तो गाय की ओर आंखों में जमाए सीधा चलता चाहता था, परंतु यह गाय एक ही स्थान पर नहीं टिकती। इसे कहते हैं अस्थिर उद्देश्य के पीछे इधर उधर मारे मारे भटकना तथा जीवन उद्देश्य की विचारहीन एवं बुद्धिहीन व्यवस्था। इससे क्या प्राप्त होता है? केवल असफलता। जीवन में कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं। उनका अंतर इस बात से नहीं नापा जा सकता कि उसने जीवन में कितना कैसे कार्य किया। वास्तविकता ये है कि अंतर यह है कि किसने बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य किया और किसने बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य नहीं किया। अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसमें अधिक बुद्धि नहीं है परंतु वह एक स्थिर उद्देश्य पर अपनी शक्तियों को केंद्रित करके कार्य करता है, तो वह उस अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से जिसने अपनी शक्तियों को बिखेर रखा है और एक निश्चय नहीं कर पा रहा है कि उसे आगे क्या करना है, अधिक सफल होगा। यानी कि जो कम बुद्धि वाला है वो अधिक सफल होगा अगर एक उद्देश्य लेकर चलेगा। जिस व्यक्ति का उद्देश्य स्थिर है उसकी मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की स्थिति तथा जहाँ तक उसे पहुँचना है प्रत्येक के लिए संभव है। जिसने अपना तन मन धन संपूर्ण व्यक्तित्व एक ही ध्येय में एक ही उद्देश्य में लगा दिया, बड़े से बड़े शिक्षित परिश्रमी और दृढ़ शक्ति इच्छा वाले व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति की मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही ना हो वह भले कैसे सफल हो सकता है। एक सुप्रसिद्ध नाटककार ने लिखा है कि यह ठीक है कि कुछ नौकाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ठीक ढंग से गंतव्य दिशा की ओर नहीं चलाया जाता, पर वे फिर भी तट पर पहुंच ही जाती। परंतु किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति अस्थिर मन, इधर उधर तथा कभी उधर इधर और कोई निश्चय नहीं कर पाता, उसे उसकी जीवन यात्रा पूरी होने से पहले ही
अस्थिर विचारों के थपेड़े उठाकर ना जाने कहाँ फेंक देते हैं। यदि आप किसी ऐसे कारखाने में जाएं जहां दिग्दर्शन यंत्रों का निर्माण होता हो, तो आप देखेंगे कि जब तक दिग्दर्शक यंत्र की सुई को चुंबित नहीं किया जाता, वह इधर उधर घूमती रहती है, कभी किसी एक दिशा में तो कभी किसी दूसरी दिशा में। परंतु ज्यों ही उसे चुंबकित कर दिया जाता है तो उसे एक विशेष प्रकार की शक्ति आ जाती है। तब उसका मुंह केवल उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर होता है। उसके बाद वह निष्ठापूर्वक उत्तर दिशा की संकेत देना आरंभ कर देता है। यदि ऐसा ना हो तो विशाल सागर की छाती पर लड़खड़ाते हुए जहाज कभी अपने गंतव्य स्थान पर ना पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जब तक किसी दिशा की ओर स्थिर पूर्वक अपनी कार्य शक्ति को प्रेरित नहीं करता, तब तक वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में किसी योजना के बिना काम करना ऐसी ही मूर्खता है जैसे बिना दिग्दर्शन यंत्र के जहाज को समुद्र में ले जाना। जिस जहाज की पतवार टूट चुकी हो तथा जिसमें दिग्दर्शन यंत्र भी ना लगा हो, तो उसके इंजन में कितना भी भाप भरी हो, वह सारा समय इधर उधर तैरता रहेगा, पर किसी निश्चित बंदरगाह पर नहीं पहुंच सकेगा। कुनार्ड हाइट कंपनी के जहाज बहुत प्रसिद्ध हैं। जब समुद्र शांत होता है तथा पानी की बहाव और वायु अनुकूल होते हैं, तो उनके जहाज सीधे बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं। परंतु जब तूफान उठ खड़ा होता है तो समुद्र पर गहरा कोहरा छा जाता है। तब वे रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं। उनके सामने केवल एक ही उद्देश्य होता है, बंदरगाह। उस बंदरगाह तक उन्हें पहुंचना ही होता है। वे कभी इस बात की चिंता नहीं करते मौसम कैसा है और मार्ग में कैसी बाधाएं हैं। अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद इस कंपनी की जहाज संबंध में यह भविष्यवाणी की जा सकी है कि वे अपने सही स्थान पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे। इस कंपनी का जहाज बोस्टन के लिए चला हो तो वह कभी न्यूयॉर्क या फिर किसी अन्य बंदरगाह पर नहीं पहुंचा है। बोस्टन के लिए चला जहाज बोस्टन बंदरगाह पर ही पहुंचा है। इसी प्रकार युवकों को भी चाहिए कि वो अपने मन में किसी एक अच्छे उद्देश्य के प्रति समर्पित भावनाएं पैदा करें और सब ओर से अपना ध्यान हटा लें। उद्देश्यहीन व्यक्ति ही जीवन में भयंकर रूप से असफल होते हैं, क्योंकि उद्देश्यहीनता होने पर ही वे ना तो काम में रुचि लेते हैं और ना ही पूरे दिल से काम करते हैं। उनका मन सदा चंचल रहता है, इसीलिए वे दृढ़ता से काम में नहीं लगे रहते और वे अपने कार्यों को एक सूत्र में नहीं पिरो सकते। वे अपने जीवन को ना कोई दिशा दे सकते हैं और ना ही उसे कोई सार्थक उद्देश्य। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो किसी निर्धारित उद्देश्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर कार्य करते हैं, संसार उनकी प्रशंसा करने लगती है। ऐसे व्यक्ति का एक नैतिक दृष्टिकोण होता है, उसके कार्यों का कोई उद्देश्य होता है और इसीलिए उसे सफलता प्राप्त होती है। ये ऐसे गुण हैं जिनका प्रभाव संक्रामक होता है। जो व्यक्ति ऐसे स्थिर उद्देश्य वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। मेजर विलियम फिनले ओहियो क्षेत्र में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य चुने गए। उस समय प्रेसिडेंट हेयंस ने उन्हें सलाह दी कि सफलता और यश प्राप्त करने के लिए वह किसी विशेष विषय का अध्ययन करें तथा सस्ती, प्रसिद्ध और प्रचार लोभ में आकर प्रत्येक प्रस्ताव या विधेयक ना पर बोलें। अपने विचारों को उसी विषय तक सीमित रखें जिसका उद्देश्य विशेष रूप से अध्ययन किया है। कानून की किसी भी एक शाखा को लेकर उसे अपने अध्ययन का विषय बनाइए। चुंगी भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय है, उसी विषय का अध्ययन करें, क्योंकि आगामी कई वर्षों तक इस संबंध में कोई एक निर्णय नहीं लिया जाएगा। मेजर विलियम फिनले के कानों में बहुत दिनों तक प्रेसिडेंट हेयंस के शब्द गूंजते रहे। उन्होंने प्रेसिडेंट के सुझाव के अनुसार चुंगी के विषय में विशेष अध्ययन आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में वह इस विषय के विशेषज्ञ कहलाने लगे। जब समय आया तो उन्होंने चुंगी संबंध विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपनी बातों को पेश किया और उसके संबंध में भाषण दिया। उसके बाद जब वह विधेयक पारित हुआ तो विलियम फिनले के जीवन का वो सर्वोत्तम क्षण था। जो भी व्यक्ति अपने आप को किसी एक विचार के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देता है, वह समय आने पर अवश्य ही कुछ न कुछ प्राप्त करता है। यदि उसमें तनिक भी योग्यता और सामान्य ज्ञान है तो उसे सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त होता है। परिस्थितियों के अपने अनुरूप अथवा स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का गुण किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि अपने जिस काम में
आपको पूरी तरह वही होना चाहिए, उसी विषय में सोचना चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए और उसी के संबंध में योजना बनानी चाहिए, उसी के लिए जीना चाहिए और उसी के लिए अपना तन मन धन हृदय आत्मा सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। तब सफलता स्वयं आकर आपके गले में जयमाल डालेगी। आज संसार में जो व्यक्ति सफल दिखाई देते हैं वो वही हैं जिनके सम्मुख एक ही स्थिर विचार था, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था। इस संबंध में जॉन हॉकिंस का उदाहरण दिया जाता है। उसने यह घोषणा की थी कि परमात्मा ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं विशाल धनराशि कमाऊं और उस धनराशि को निरंतर बढ़ाता चला जाऊं। मैं धनराशि कमाता हूं, वह उधार मांगने वाले निकट्ठू और भिखमंगों के लिए नहीं, यद्यपि उसके लिए विचार का कारण उसे बड़ा कंजूस कमीना और कोई तो उसे दांत से पैसा पकड़ने वाला भी कहते थे। तथापि उसने इन व्यर्थ बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसका तो बस एक ही उद्देश्य था कि लाखों डॉलर कमाना है और उसे अंत में अपने उद्देश्य में सफलता पूर्वक इस्तेमाल करना है। उसके पश्चात उसके अपने जमा किए हुए धन खुले हाथों से दान किया। 40 लाख डॉलर तो केवल एक विश्वविद्यालय को दिए तथा 20 लाख डॉलर अन्य संस्थाओं को दिए और अपना व्यापारिक जीवन प्रारंभ करते समय उसने जो योजना बनाई थी वह अंत तक उसी के अनुरूप चलती रही। संसार के दानवीरों में अपना नाम अमर कर दिया। जॉर्ज सार्डी के आयु उस समय केवल 19 वर्ष की थी। उनके पिता एक समृद्ध व्यक्ति थे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मैं छुट्टियों में बाहर जाकर कुछ धन कमाना चाहता हूँ। वृद्ध पिता ने उसे बहुत समझाया कि धन की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी स्थिति में तुम विदेश क्यों जाते हो। परंतु बेटे को तो निश्चय कर लिया था कि वह डगलस की व्यापारिक एजेंसी में जा पहुंचा और जाते ही मालिक से बोला कि मुझे आपकी कंपनी में कुछ काम चाहिए। डगलस बोले, हमारे पास इस समय तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। वह बोला, आपके पास मेरे योग्य काम है। सार्डी उन दिनों अच्छे रेखा चित्र बना लेते थे। उसने तुरंत ही कागज और कलम लेकर वहीं डगलस के मेज पर बैठकर हंस का एक सुंदर सा चित्र बना दिया। डगलस ने उसे देखकर आश्चर्य से कहा, तुम तो सच में मित्र बनना चाहते हो। जी हाँ, सार्डी ने उत्तर दिया कि अच्छा, हम तुम्हें $5 प्रति सप्ताह वेतन देंगे। ओवर टाइम के लिए 5 सेट प्रति घंटा मिलेगा। इवक सार्डी ने कहा, मुझे स्वीकार है। डगलस बोले, तो फिर कल से कार्य आरंभ कर दो। सार्डी ने उत्तर दिया, कल से क्यों, इसी समय से कार्य आरंभ कराने में आपको क्या आपत्ति है। श्री डगलस ने कहा, ठीक है, अभी से शुरू कर दो। उन्होंने मैनेजर को एक स्लिप लिखकर भेज दिया और इस युवक के लिए एक डेस्क का प्रबंध कर दिया। कुछ ही दिनों में डगलस को ये पता चला कि वह युवक 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 60 हैंड में लिख सकता है। उन्होंने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और अखबार का एक लेख बोलकर उसकी परीक्षा ली और उसे अपने प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त करना चाहा। परंतु जब सार्डी ने इनकार कर दिया तो डगलस बड़े आश्चर्य में पड़ गए। डगलस ने जब उससे इसका कारण पूछा तो सार्डी ने उत्तर दिया, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपका सेक्रेटरी बनने से मुझे समय नहीं मिलेगा और मेरी पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। इस पर श्री डगलस ने उसे हत्साहित करते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग व्यापार के लिए बना है, तुम कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकते। परंतु 20 वर्ष बाद श्रीमती डगलस डॉक्टर सार्डी के चिकित्सालय में ही चिकित्सा कराने के लिए पहुंची। यदि आप किसी कार्य में इस प्रकार लग जाते हैं कि वह काम आपका सब कुछ हो जाता है तो आप उस कार्य को अवश्य ही लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि आपने उसका पूरा मूल्य चुका दिया है। आप पूछ सकते हैं कि यह मूल्य क्या है। यह मूल्य है ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्व कार्य करने में जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। किसी नवयुवक ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दिया। जब उसने किसी संबंधी से व्यापारी के आवेदन के संबंध में जानना चाहा तो व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ उसे नौकरी की आवश्यकता है, वह ईमानदार भी है और इस पद के योग्य भी है, परंतु पिछले कई सप्ताह से मैंने घर लौटते समय उसे गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए एक निठल्ले और बेकार लड़कों के साथ गप्पे मारते देखा। मैं ऐसे किसी लड़के को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखना चाहता जो निकम्मे लड़कों के साथ सिगरेट पीता हुआ गप्पबाजी में अपना समय नष्ट करे। इससे मेरी संस्था का नाम बदनाम होता है। यदि उसके पास कुछ समय खाली है तो उसका उपयोग किसी अच्छे और गंभीर कार्य में करना चाहिए। मिस्टर रेमंड ट्रिब्यून में संयुक्त संपादक थे। प्रारंभ में उन्हें $8,000 प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। इतना उच्च वेतन पाने पर भी वह प्रतिदिन $1 प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। इसके बाद भी 12 से 14 घंटे तक काम करते थे। जब उन्हें न्यूयॉर्क टाइम का संपादक बनाया गया तो प्रथम अंक पे 12 कॉलम की अधिक सामग्री उनकी अपनी लिखी हुई थी।
प्रसिद्ध कोषकार बेफ्टर की मृत्यु के समय उन्होंने एक ही बैठक में न्यूयॉर्क टाइम्स में 14 कॉलम लिखे थे। लॉर्ड कैंपबेल जब विद्यार्थी थे तो कहा करते थे कि सफलता प्राप्त के लिए मुझे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा कठोर परिश्रम करना पड़ा। जब मेरे साथी थिएटर में बैठे नाटक देखा करते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर काम करता था। जब वे सो रहे होते थे तो मैं काम करता था। जब वे सैर सपाटे के लिए बाहर चले जाते थे तो मैं विश्वविद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई किया करता था। न्यायाधीश श्री डंडलेफील्ड का कहना है कि जो व्यक्ति अपने साथियों से जल्दी सोकर उठता है और अपने स्वास्थ्य की सीमाओं की चिंता किए बिना आधिकारिक काम करता है वह अंत में अवश्य विजयी होता है। टेस्ला का कहना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आधिकारिक कार्य करना चाहिए। उसे दिन रात लगातार कार्य में लगे ही रहना चाहिए। सफलता के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई विचारधारा नहीं है। मैं स्वयं वर्षों से इसी विचारधारा का अनुसरण करता आ रहा हूँ। श्री टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपनी प्रयोगशाला में निरंतर परिश्रम करते हुए बिताया है। वह वहाँ प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक काम करते और दोपहर का भोजन में वह प्रयोगशाला में ही किया करते थे। उन्होंने बड़ी कठिनाई के साथ किसी से मुलाकात करने का समय निकाला होगा। ऐसा केवल श्री टेस्ला में ही नहीं किया, वरन जितने भी महान और सफल व्यक्ति हैं उन्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रायः ऐसा ही करना पड़ता है। एक युवक कलाकार किसी अत्यंत सुंदर चित्र को देखकर बोला, काश मैं भी ऐसे ही सुंदर चित्र बना सकता और अपने स्वप्नों को कागज पर उतार सकता। इस पर उसके गुरु ने क्रोध से उसे झिड़कते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए कम से कम 10,000 बार प्रयत्न करना होगा, बस तुम अपने सपनों को कागज पर साकार कर सकोगे। रॉबर्टसन का कहना है कि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार है उन्हें यह संसार पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त के लिए पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को अपने काम से प्यार हो। सर्वोत्तम कार्य तभी किया जा सकता है जब उसे करने वाले को उससे प्यार हो। अपने कर्तव्य को भली भांति करने वाले अपूर्व संतोष मिलता है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम में सफल हुए हैं उन्होंने विशेष प्रकार से उत्साह अनुभव नहीं किया। जैकब आस्टर ने कार्यालय में कमरे में बढ़िया किस्म के फर को लटका रखी थी। जब अन्य लोग अपने कमरों में सुंदर चित्र अथवा कलाकृतियां टांगते हैं तो वह उत्साह से उसका बार बार स्पर्श किया करते हैं। वह क्यों उनकी प्रशंसा किया करते हैं? उसकी प्रशंसा करते हुए वह स्वयं कहा उठते हैं कि इसके दाम $100 तक पहुंचेंगे। मैट्रोन का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति में उत्साह जोश नहीं है तो उसमें कुछ भी नहीं है। प्रत्येक आविष्कार, प्रत्येक उत्तम चित्र, प्रत्येक श्रेष्ठ कविता, निबंध अथवा उपन्यास उनके रचना का उत्साह प्रकट होना चाहिए, तभी सारा संसार उसकी प्रशंसा करेगा। क्या जवानी के जादू को केवल उफनते उत्साह को रोका जा सकता है? जवानी के सामने कभी अंधेरा नहीं आता। असफलता नाम चीज़ उसके सामने नहीं आनी चाहिए। उसमें यह विश्वास होना चाहिए कि सारी मानव जाति उसकी प्रतीक्षा में बैठी है, वह आगे आए, उसका नेतृत्व संभाले। इमर्सन का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम में अपना संपूर्ण हृदय समो देता है, पूर्ण प्रयत्न करता है, तो उसे शांति और उत्साह अनुभव होता है। यदि उसी कार्य को किसी भी अन्य ढंग से करता तो उसे ऐसे शांति उत्साह कभी प्राप्त ना होती। इस बात पर कोई महत्व नहीं है कि आप क्या काम करते हैं। काम कोई भी हो, आपको उसे इस प्रकार करना चाहिए कि मानो वह आपका अपना है। आप भले ही फेरी का काम करते हैं, ठठेरे हों, लोहार हों, धर्म प्रचारक हों, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, तो आप कुछ भी करें वह आपके हड्डियों में समाया होना चाहिए, ताकि अन्य व्यक्तियों को ये प्रतीत हो कि सारे ब्रह्मांड की अपार ज्योति आप में ही समाई है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्त भीमा चित्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।